and customer. In today's class, we are going to understand that what is the meaning of promissory note, what are the various conditions, features and types of promissory note, which is the first one in the negotiable instrument. So negotiable instrument, that is mentioned in the Negotiable Instrument Act 1881, and according to section 4 of Negotiable Instrument Act, what is the meaning of negotiable instrument, that we are going to discuss. Yes, Abhishek. So what is the meaning of basically negotiable instrument? पहली बात तो negotiable instrument क्या होता है? That is a written form. एक written form में एक ऐसा instrument है through which we can pay the amount. ठीक है. So यहाँ पर negotiable instrument जो है that is mentioned in section 4 of Negotiable Instrument Act 1881, and what is the meaning of that? इसको देखिएगा ध्यान से. Mentioned in section 4. Negotiable instrument का meaning definition that is mentioned in section 13. ठीक है. So basically negotiable instrument जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है. सेक्शन 13 के हिसाब से अगर हम देखें सो बहुत ही छोटा सा एक डेफिनेशन दिया हुआ है. एक प्रॉपर डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नहीं है, लेकिन स्टिल सेक्शन 13, सेक्शन 4 में आपका प्रॉमिसरी नोट मेंशन है और सेक्शन 5 में आपका बिल ऑफ एक्सचेंज मेंशन है. उसी को करेंगे अभी. तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 क्या बोला जाता है कि अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसको लिखिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 13 सेक्शन 13 क्या बोल रहा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इसको लिखिए. एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा टर्न ऑन कीजिए सब लोग. ठीक है. निगोशिएबल 1881, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 13 सेक्शन 13 में डेफिनेशन है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का. और डेफिनेशन ऐसे तो इसको प्रॉपर नहीं माना गया है, बट स्टिल इसको लिख लीजिए. और इन्वर्टेड कॉमा में डेफिनेशन लिखने का बेसिकली रूल है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा. अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट. प्रॉमिस से बना है प्रॉमिसरी नोट कॉमा बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल either to order or bearer, bearer, यानी जो वो इंस्ट्रूमेंट को बेयर करेगा. अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट कॉमा बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल either to order or bear. लिख लिया यहाँ तक. चेक पेएबल either to order or bearer. तो ये एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन दिया गया है निगोशिएबल एक्ट 1881 के थ्रू, और वो भी सेक्शन 13 में ये मेंशन है. और ये कुछ खास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का फीचर, कैरेक्टरिस्टिक और नेचर को नहीं बता रहा है, बल्कि बस थोड़ा बहुत टाइप्स को बता रहा है. और इन्होंने 3 ही चीज का नाम लिया है, और वो 3 क्या है? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा है चेक. बाकी टाइप के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में इन्होंने ऐसे मेंशन नहीं किया है ना. लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तरीके का क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी, वी कैन से इट इज अ रिटन फॉर्म, एक पेज, एक डॉक्यूमेंट जो बेसिकली हम कोई भी क्रेडिटर को एक डेटर ट्रांसफर कर सकता है या उसको किसी को पेमेंट कर सकता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, है ना. और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है दैट इज इजीली ट्रांसफर टू द अनदर पर्सन, और इसमें हम इजीली ट्रांसफर भी करते हैं. मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम इजीली दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं. यहाँ पर कोई वैसा कंडीशन नहीं. अगर हम चेक किसी को इशू कर रहे हैं तो दैट इज इजीली ट्रांसफर टू अदर पर्सन, उसका पेमेंट तुरंत से क्लियर हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज
टाइप्स ऑफ, अगर हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो तरीके का टाइप होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1881 में तो सिर्फ तीन ही चीज का नाम लिया गया है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, तो बाकी को कहाँ मेंशन किया गया है, तो ये जब टाइप्स करेंगे तो इसी में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो पहला टाइप है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, दैट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय स्टैट्यूट। स्टैट्यू का मतलब होता है कानूनी तौर पर, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय स्टैट्यूट, STATUE, STATUTE, स्टैच्यू, ठीक है। सो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय स्टैट्यूट, ये इसका मतलब क्या होता है, कानूनी तौर पे जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो कानूनी तौर पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को मानेंगे जो बेसिकली 1881 के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मेंशन्ड है, ठीक है। तो बस तीन ही चीज मेंशन्ड है, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रॉमिसरी नोट। तो स्टैच्यू के हिसाब से यहाँ तीन आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो पहला तो ये हो गया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय स्टैट्यूट, इसको स्टैट्यूट के लिखे STATUTE, और इसमें मेंशन कीजिएगा सिर्फ तीन नाम, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय स्टैट्यूट। एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा। तो इसमें लिख लिया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय स्टैट्यूट, लिख लिया सबने? एवरीवन ऑनलाइन क्लास, ठीक है? यस मैम। चलिए, और सेकंड लिखिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय कस्टम और यूजेस, USAGE, यूजेस। उसमें लिखिए बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट। और सेकंड लिखिए टाइप में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय कस्टम और यूजेस, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय कस्टम और यूजेस, USAGE, यूजेस, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय कस्टम और यूजेस। अच्छा, जो 1881 वाला आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसमें तीन है, और जो बाकी बहुत सारे जो बच गए हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसको बेसिकली मेंशन किया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अदर इंस्ट्रूमेंट्स को मेंशन करता है। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको मेंशन किया गया है बाय कस्टम और यूजेस के मतलब यूसेस के लिए बेसिकली, वो तो कानूनी रूप से जो एक्ट के थ्रू मेंशन है। यहाँ पर आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स बच गए हैं बहुत सारे, वो कस्टम और यूसेस के हिसाब से उनको मेंशन किया गया है आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में, और वो भी उसके सेक्शन 137 में, सेक्शन 137। अब इसमें वहां पर तो सिर्फ प्रॉमिसरी नोट लिखा था, यहां पर कौन कौन से आपके आ जाएंगे इंस्ट्रूमेंट? गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट, गवर्नमेंट लगा लो प्रॉमिसरी नोट के, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, कस्टम नोट। ये जो भी नोट्स आपके बचे हुए हैं बाकी जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसको इसमें लाया गया कस्टम और यूजेस में। तो यहाँ पर दो तरीके से आपके बेसिकली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड किया गया है, स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग टू कस्टम और यूजेस, ठीक है। नेक्स्ट वन, नोट, प्रॉमिसरी नोट। और प्रॉमिसरी नोट को डिफाइन किया गया है आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 4 में। अब प्रॉमिसरी नोट का क्या मतलब है, डेफिनेशन क्या है, इसको लिखिए और इसको मैं एक एक वर्ड समझाऊंगी। लिखिए इसको पहले। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, a promissory note is an instrument
writing, in writing. A promissory note is an instrument in writing. अब ब्रैकेट में लिखिएगा, इन राइटिंग लिखने के बाद ब्रैकेट, वहां पर से ब्रैकेट को ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, फिर एक ब्रैकेट में कुछ लिखना है इसमें, तो ब्रैकेट ओपन कीजिए, लिखिए नॉट बिंग अ बैंक नोट, नॉट बिंग, BING, बिंग अ बैंक नोट, यानी इसको बैंक इशू नहीं कर रहा है, नॉट बिंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट. A promissory note is an instrument in writing, in writing, ब्रैकेट में लिखिए not being a bank note, not be a bank note or a currency note, or a currency note, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, आगे लिखिए containing an unconditional, containing an unconditional, containing an unconditional undertaking, UNDERTAKING, unconditional undertaking, comma, comma, signed by the maker, signed by the maker, 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 comma, to pay a certain sum, to pay a certain sum of money, to pay a certain sum of money only to, comma, only to, comma, or to the order, or to the order of certain person, of certain person, comma, or to the certain person के बाद or to the bearer, or to the bearer of the instrument, or to the bearer of the instrument, of the instrument. A promissory note is an instrument in writing, bracket में not being a bank note or currency note, bracket close, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument. कितना ज़्यादा लैंग्वेज जो ऐसा यूज़ किया गया है, कह सकते हैं ना कि लीगल लैंग्वेज यूज़ किया गया है प्रॉमिसरी नोट को डिफाइन करने के लिए, है ना. अब इसको ध्यान से समझिएगा. सबसे पहला लाइन डेफिनेशन का बोलता है कि जो प्रॉमिसरी नोट होगा दैट शुड बी इन द रिटन फॉर्म, यानी कि जो नोट होगा वो वर्बल फॉर्म का नहीं होगा कि वो आपने बोला और वो प्रॉमिसरी नोट बन गया. नो, दैट शुड बी इन रिटन फॉर्म ओनली, पहला चीज. लेकिन वो जो नोट होगा दैट इज नॉट इशूड बाय द बैंक, लेकिन बैंक उसको इशू नहीं कर रहा है, इसीलिए बेसिकली उसमें बैंक का मतलब यहाँ बैंक का हस्तक्षेप या फिर बोल सकते हैं ना कि बैंक बेसिकली यहाँ पर आपका इन्वॉल्व नहीं है इस नोट को बनाने में, यानी कि इसको बनाने में, इसको ड्रॉ करने में नोट को बेसिकली बैंक इन्वॉल्व नहीं है, ना कि वो करेंसी नोट है जो लीगली कोई भी पर्सन उसको यूज कर लेगा. नो, ये बेसिकली यहां पर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होना चाहिए, यानी प्रोमिशनरी नोट में कोई भी कंडीशंस ऐसे नहीं लगने चाहिए जो उसको इलीगल बनाए. तो यहां अनकंडीशनल अंडरटेकिंग क्या है उसको हम आगे एक्सप्लेन फिर मैं करूंगी. और इसको साइन करना है किसके द्वारा? जो प्रॉमिसरी नोट को इशू कर रहा है, यानी कि जो पर्सन प्रॉमिसरी नोट को इशू कर रहा है उसके द्वारा इसको क्या करना चाहिए? बेसिकली साइंड होना चाहिए, यानी जो मेकर है, यानी जो उस इंस्ट्रूमेंट को प्रॉमिसरी नोट को जो बना रहा है उसका साइन होना चाहिए. ठीक है.
और कितना पैसा पे करना है, यानी प्रॉमिसरी नोट के थ्रू आप कितना पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर को, वो अमाउंट मेंशन होना चाहिए। अगर 10,000 रुपए पे कर रहे हो तो दैट अमाउंट शुड बी मेंशन्ड इन दैट नोट, ठीक है। और किसको आप इशू कर रहे हो, यानी टू हुम, यानी क्रेडिटर का नाम उसमें क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए जिसको आप इशू कर रहे हो। और डेटर ही होगा जो क्रेडिट प्रॉमिसरी नोट को आपके इशू करेगा, ऑब्वियसली डेटर ही होगा। और या तो ये उस पर्सन का नाम मेंशन होगा जिसको वो इशू कर रहा है, यानी जो क्रेडिटर है, या तो इंस्ट्रूमेंट में उसका नाम होगा, ठीक है, जिसके पास ये नोट जाने वाला है। अब यहां पर ये दोनों का मतलब अलग अलग क्यों है वो मैं अभी आगे फिर एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन पे फिर हम आएंगे। चलिए मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक सेलर है, ठीक है। मान लीजिए कि एक्स सेलर है और y जो है वो बायर है। सेलर कौन है, x, ठीक है, सेलर कौन है x और बायर कौन है y। अब x जो है इससे y ने 10,000 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई गुड्स खरीदा और कितने रुपए का खरीदा, 10,000 रुपीज का। चूंकि जो y है वो उसका कंडीशन इतना अच्छा नहीं है कि भाई वो एट द टाइम पैसा जो है वो पेमेंट कर दे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 10,000 रुपए का जो ओके, आवाज आ रही है सबको? yes, सबको आवाज क्लियर है मेरी? आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो यहां कंडीशन देखिए कि जो y x है वो सेलर है, सामान बेच रहा है, y को सामान खरीदना है। अब हम लोग ह्यूमन बीइंग है, सामान तो चाहिए होगा, जो नीड बेस्ड प्रोडक्ट है वो तो खरीदना ही खरीदना है। लेकिन y के पास पैसे नहीं है कि वो एट द टाइम पैसा दे पाए, ठीक है। अब x है वो y को बोलेगा कि भाई मैं आपको सामान क्यों दूं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं क्यों दूं तुम्हें सामान। तो y कहेगा कि सर प्लीज मुझे सामान दीजिए, मैं आपको कुछ समय के बाद पैसा वापस कर दूंगा। अब x बोलेगा कि भाई आप बोल तो रहे हो, क्या पता नहीं करो वापस, और दैट इज ट्रूथ। ऑब्वियसली हो सकता है कि वर्बली वो y बोल रहा है कि मैं पैसे दे दूंगा और ना दे। तो x बोलेगा कि भाई मुझे तो प्रूफ चाहिए। अब y क्या करेगा, प्रूफ के लिए प्रॉमिसरी नोट इशू करेगा। क्या करेगा, प्रॉमिसरी नोट इशू। अब प्रॉमिसरी नोट जो वो इशू करेगा वो उसके x जो है वो उसके नाम पे प्रॉमिसरी नोट इशू करेगा। अब प्रॉमिसरी नोट इशू करने का दो तरीका है। पहला, या तो x बोलेगा कि मुझे एट द टाइम प्रॉमिसरी नोट दो और मैं इसको तुरंत से मतलब पैसा मुझे तुरंत से चाहिए। तो y तो बोलेगा कि भाई पैसे मेरे पास नहीं है। तो x कहेगा ठीक है, चलो मैं तुम्हें 2 महीने का टाइम देता हूं, 2 मंथ का टाइम देता हूं। तो इसको कहते हैं यूजेंस, प्रॉमिसरी नोट अकॉर्डिंग टू यूजेंस। यानी कि यहां पर एक स्पेसिफाइड डेट को आप क्या कीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा कि मान लीजिए कि इसने 7 अक्टूबर को सामान खरीदा, 7 अक्टूबर को सामान खरीदा, तो इसने बिल्कुल 2 महीना बाद यानी 7 जनवरी का डेट डाल दिया कि भाई 7 जनवरी तक में आपको क्या हो जाएगा, पैसा मिलेगा। तो ये प्रॉमिसरी नोट का एक मैच्योरिटी डेट है कि 7 जनवरी तक में, मान लीजिए कि अगले महीना x गया, मतलब 7 अक्टूबर से 7 नवंबर से पहले, सॉरी 7 दिसंबर का होगा यहाँ पर ना, 2 महीने का अगर उसने डाला है तो उसने क्या किया कि बेसिकली नवंबर में गया और 10,000 रुपया बैंक से प्रॉमिसरी नोट को क्या किया, बेसिकली पैसा ले लिया, 10,000 रुपया ले लिया उसने, ठीक है। 10,000 रुपीज बेसिकली जो यहाँ पर वो प्रॉमिसरी नोट के थ्रू पैसा मिलेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अब जो बायर है प्रॉमिसरी नोट दे दिया उसने 2 महीने के लिए डेट डाल करके, तो इसको कहते हैं प्रॉमिसरी नोट अकॉर्डिंग टू यूजेंस, USANC यूजेंस। लेकिन वही अगर x ने कहा कि चलो y तुम पे हमको भरोसा है, तुम पैसा दे दोगे, लेकिन मुझे जब भी मैं बोलूंगा तुम मुझे प्रॉमिसरी नोट दे देना, मतलब ऑन द डिमांड जब प्रॉमिसरी नोट बनाया जाए क्रेडिटर के डिमांड पे, और उसमें जो डेट होगा एग्जीक्यूशन डेट मेंशन होगा कि यानी कि x को
दिया कि भाई मतलब ये एक्स ने डिमांड किया प्रॉमिसरी नोट का नवंबर में, सामान तो उसने अक्टूबर में लिया, लेकिन नवंबर में एक्स ने डिमांड किया प्रॉमिसरी नोट का, तब वाई ने नवंबर में उसको दिया प्रॉमिसरी नोट और उसमें डेट ऑफ एग्जीक्यूशन मेंशन होगा, यानी 10 नवंबर का डेट मेंशन किया और 10 नवंबर को ही वो पैसा बेसिकली उसको मिल जाएगा। 10 नवंबर को ही वो चाहे तो वो पैसा ले सकता है, यानी कि एक में आपका फ्यूचर डेट मेंशन होगा, फ्यूचर डेट में वो पैसा ले, या फिर जो डेट मेंशन करेगा उसी डेट को ऑन द डिमांड प्रॉमिसरी नोट में मेंशन होगा। ऑन द डिमांड का मतलब है कि नवंबर में डिमांड किया एक्स ने, 10 नवंबर को इसने लिख दिया कि 10 नवंबर को मुझे पैसा चाहिए, 10 नवंबर का डेट डाल दिया, 10 नवंबर को पैसा मिलेगा एट द टाइम, ठीक है। और एक में फ्यूचर डेट, यानी कि जब लिया इसने अक्टूबर में, उसके बाद फ्यूचर का समय दे दिया, तो इसको कहते हैं बेसिकली यूजेस, और इसको कहते हैं ऑन डिमांड प्रोमिशनरी नोट जब बनता है। तो आई बात समझ में? एकदम से एट द टाइम पैसा चाहिए, ठीक है, यानी कि एक महीने बाद बोला उसने कि भाई मुझे प्रॉमिसरी नोट दे दो, तो उसमें एग्जीक्यूशन डेट लिखा होता है कि आज के दिन ये नोट मिला है, 1-2 दिन में पैसा मिल जाएगा, स्टोरी खत्म। और एक फ्यूचर डेट जब आप डालते हो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली डिमांड। ऑन डिमांड जब हम प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं, हाँ सॉरी वो यूजेंस के हिसाब से होगा। यस प्रिया? कि प्रॉमिसरी नोट जो है ना वो कभी भी कोई कंपनी इशू नहीं करता है, वो हमेशा इंडिविजुअल बेसिस पे बेसिकली इशू होता है। यानी जैसे अभिषेक है ना, अब मान लीजिए अभिषेक ने कहीं से सामान खरीदा किसी शॉपकीपर से, अब अभिषेक जो है वो क्या कर सकता है, प्रॉमिसरी नोट दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपनी है, आदित्य बिरला और ये कंपनी, दे कैन नॉट इशू प्रॉमिसरी नोट। ये हमेशा इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, कंपनी जल्दी प्रॉमिसरी नोट इशू नहीं करती है। ये एक इंडिविजुअल बेसिस पे और ज्यादा अमाउंट के लिए यूज नहीं होता है, कम मिनिमम अमाउंट के लिए, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स वगैरह के लिए ज्यादातर यूज होता है प्रॉमिसरी नोट। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉमिसरी नोट क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा नोट है जो बेसिकली इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को, शॉपकीपर वगैरह को, ठीक है, जिससे सामान लिया या किसी से उधार लिया, जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड ही हो सकता है, ये हो सकता है कि किसी से जब आप उधार लेते हो, है ना, एक बोल सकते हैं कि एक लोन टाइप का है, लोन एग्रीमेंट है, लेकिन जहां पर बैंक इन्वॉल्व नहीं है। याद रखिएगा कि बैंक इज नॉट इन्वॉल्व एज सच, बट यहां पर ये एक तरीके का लोन है। जैसे मान लीजिए कि ए ने बी से लोन लिया, तो ए ने जब बी से लोन लिया तो ए क्या करेगा, प्रॉमिसरी नोट देगा बी को कि जब तुम मुझे प्रॉमिसरी नोट तुम अपने पास रखो, इसका समय जो है ये 2 महीना है, यानी कि एक तरीके का एक प्रूफ होगा कि 2 महीने में मैं पैसे वापस कर दूंगा। अब प्रॉमिसरी नोट लीगल है, याद रखिएगा प्रॉमिसरी नोट लीगल है, तो उसमें ना स्टैंप और रेवेन्यू, जो स्टैंप ड्यूटी होता है ना, उसकी जरूरत होती है, तो उसमें 1 रुपये वाला रेवेन्यू स्टैंप जो होता है वो लगाया जाता है। आ रही बात समझ में? और वो क्या बन जाता है, 1 रुपये वाला रेवेन्यू स्टैंप जो है वो उसमें लगाया जाता है आपके प्रॉमिसरी नोट में, और वो नोट जो होता है वो लीगल बन जाता है, क्योंकि उसमें जो आपके पर्सन, जो आपका जो डेटर है उसका साइन है, तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लिया जाएगा अगर उसने प्रॉमिसरी नोट दिया क्रेडिटर को और पैसा वापस नहीं किया। मान लीजिए कि 1 साल का समय लिखा हुआ था प्रॉमिसरी नोट में कि भाई 2022 के अक्टूबर 7 अक्टूबर को पैसा तुम्हारा दे दिया जाएगा, ठीक है, 7 अक्टूबर 2022 को, तो आज मतलब आप मान के चलिए 2 दिन पहले का डेट है, तो 2 दिन पहले का आई मीन टू से मतलब 7 तारीख को इशू किया हुआ डेट है, तो 1 साल का पूरा समय है। 1 साल तक अगर वो पैसा आपको नहीं देता है तो आप उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लीजिएगा। मतलब अगर वो अक्टूबर के 5 अक्टूबर तक भी अगर आपको पैसा नहीं देता है तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें डेट ऑलरेडी मेंशन्ड है और आपके कंसेंट से वो डेट मेंशन्ड है, यानी कि आप एज अ क्रेडिटर आपने इस चीज के लिए हाँ किया कि भाई तुम मुझे 1 साल बाद पैसा दे देना, 1 साल तक में पैसा दे देना। तो 5 अक्टूबर 2022 तक अगर उस पर्सन यानी डेटर यानी ए ने अगर बी को पैसा नहीं दिया
तब भी बी कोई भी एक्शन ए के अगेंस्ट नहीं ले सकता है, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी डेट ऑलरेडी मेंशन्ड है। लेकिन 7 अक्टूबर जैसे ही क्रॉस किया, ठीक है, 7 अक्टूबर जैसे ही क्रॉस किया, यू कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट ए, यानी बी कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट ए। कंफ्यूजन लग रहा है? ये समझ आया? ठीक है, क्लियर है। हाँ। तो यहां पर ये देखिए, यहां पर ए है और बी है, इसलिए मैंने बोला था ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग टॉपिक है और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब ए जो है, ए ने उधार लिया था बी से 10,000 रुपया। अब बी ने, ए ने प्रॉमिसरी नोट दिया, वो भी उसमें 1 साल का टाइम लेकर, और डेट जो है यानी 1 ईयर का टाइम लेकर, और जो डेट है वो मेंशन है 7 अक्टूबर 2022। अब 5 अक्टूबर तक भी अगर ए ने पैसा बी को नहीं दिया तो बी जो है वो एक्शन नहीं ले सकता ए के अगेंस्ट। लेकिन जैसे 7 अक्टूबर क्रॉस हुआ, ठीक है, जैसे 7 अक्टूबर क्रॉस हुआ 2022 का, वैसे ही अब बी जो है दे आर लाइबल, और दे आर बेसिकली नॉट लाइबल, दे हैव राइट, मतलब बी के पास अब राइट आ गया है टू बेसिकली सू ए। सू का मतलब है कि केस कर सकता है ए के अगेंस्ट। आई बात समझ में? लेकिन मैच्योरिटी डेट के पहले बी अगर चाहे तो ए के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता है। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ आया? अब इसकी वैलिडिटी क्या है, मतलब कितने साल तक केस किया जा सकता है? तो केस करने का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 3 साल। लेकिन ये दोनों के लिए, यानी डिमांड और यूजेंस, जो टाइप मैंने कराया था, डिमांड और यूजेंस के लिए अलग अलग है। यानी कि अगर आपका डिमांड पर है तो एग्जीक्यूशन डेट अगर 7/10 है तो 3 साल यहां से कंसिडर किया जाएगा, यानी कि 24 तक यहां से कंसिडर किया जाएगा अगर आपका ऑन डिमांड वाला प्रॉमिसरी नोट है तो। लेकिन अगर यूजेंस वाला है, यानी कि जिसमें फ्यूचर डेट मेंशन है, तो जो फ्यूचर डेट है यानी एक मैच्योरिटी डेट जो मेंशन है, उस डेट से 3 साल कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर हुई बात? यानी अगर डिमांड वाला प्रोमिसरी नोट है, डिमांड के बेसिस वाला, तो एग्जीक्यूशन यानी जब प्रोमिसरी नोट को बनाया गया उस डेट से हम लेंगे 3 साल, यानी 3 साल तक आप केस लीगल एक्शन ले सकते हो, उस डेट से लेंगे, क्योंकि मैच्योरिटी तक तो रुकना पड़ता है ना। अगर आपने सॉरी वो तो एफडी में आएगा, मतलब फ्यूचर डेट में ले। अगर एग्जीक्यूशन वाला है तो इसका मतलब 7/10/21 को अगर उसने एग्जीक्यूट यानी ऑन डिमांड अगर उसने बनाया है प्रॉमिसरी नोट, तो 7 तारीख से वो लाइबल है पैसा लेने के लिए। 7 तारीख से वो पैसा ले सकता है, 8/10/21 को भी वो पैसा ले सकता है, क्योंकि ऑन डिमांड है। ऑन डिमांड का मतलब तुरंत से बना हुआ है। तुरंत से बना वाला जो होगा ना, वो एट द टाइम पैसा जो है वो ले सकता है कोई भी क्रेडिटर। तो 7 तारीख से हम काउंट करेंगे 3 साल, यानी केस करने का समय जो होगा 3 साल है। लेकिन फ्यूचर डेट वाला अगर जो आपका प्रॉमिसरी नोट होगा, उसका हम मैच्योरिटी डेट के बाद से 3 साल काउंट करेंगे। यानी आपने उसमें 1 साल का अगर समय दे दिया था कि 1 साल तक तुम भाई 1 साल के तक तुमको पैसा मिलेगा, तो उस 1 साल के बाद का जो 3 साल है वो कैलकुलेट होगा। यानी मैच्योरिटी डेट जो दिया होगा 7/10/22 से आगे का 3 साल कैलकुलेट होगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ सबको? एवरीवन? एवरीवन? यहां तक सबको समझ आया? यस उत्सव? मैम जिसके नाम से इशू होगा उसी को उसी को मिलेगा या एग्जैक्टली ये टर्म जो है, ये टर्म को बोलते हैं एंडोर्समेंट। अभी हम उसी पे पहुंचने वाले हैं, अभी उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या ये सिर्फ क्रेडिटर को मिल सकता है या टीपी यानी थर्ड पार्टी को भी प्रोमिसरी नोट ट्रांसफर हो सकता है।
तो यहां पर देखते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोमिसरी नोट है ये थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफर होगा, लेकिन ऑन द कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर। यानी कि मान लीजिए, देखिए यहां फिर हम आते हैं वापस से अपने व्हाइट बोर्ड पर। अब मान लीजिए कि x और y जो मैं करवा रही थी आपको बोर्ड पे, वही देखिए, x जो था वो सेलर था और y जो था वो बायर था। y जो था वो क्या था? बायर था। अब ऑब्वियसली जो बायर होगा यानी जो डेटर होगा वही x को यानी कि सेलर को प्रोमिसरी नोट देगा, ये तो श्योरिटी है। अब x ने बोला y को कि देखो मुझे ना ये 10,000 रुपए जो तुमने उधार लिए हैं ये तुम मुझे इसका प्रोमिसरी नोट मत दो, ठीक है? यानी प्रोमिसरी नोट जो है ये तुम मुझे मत दो, ये मेरी वाइफ है मान लो Z, उसको दे दो, ठीक है? यानी कि X अपने नाम पे प्रोमिसरी नोट नहीं चाहता है, अपनी वाइफ के नाम पे प्रोमिसरी नोट चाहता है। तो Y जो है जब वो प्रोमिसरी नोट इशू करेगा तो उसमें वो किसका नाम मेंशन कर देगा? Z का। तो इसको कहते हैं थर्ड पार्टी यानी केस ऑफ एंडोर्समेंट। यानी यहां पर हमने क्या किया, बेसिकली क्रेडिटर के जगह पे क्रेडिटर के थ्रू बताए हुए थर्ड पार्टी को हमने इशू कर दिया प्रोमिसरी नोट। लेकिन यहां कंसेंट ऑफ क्रेडिटर इज रिक्वायर्ड। कंसेंट ऑफ क्रेडिटर इज रिक्वायर्ड का मतलब है कि x बिना x के सहमति से, बिना x के माने हुए आप थर्ड पार्टी को प्रोमिसरी नोट इशू नहीं कर सकते हो। यानी जब तक सजेशन, जब तक खुद x नहीं थर्ड पार्टी के बारे में बोलेगा तब तक y जो है किसी Z, P, R, S किसी को भी इशू नहीं करेगा प्रोमिसरी नोट। आई बात समझ में उत्सव? क्लियर हुआ? यस मैम। एवरीवन, सबको क्लियर हो गया? जितना भी पॉइंट भी बता रही हूं सबको क्लियर हुआ? अच्छा, यहां पर डेफिनेशन तो लिख लिया तुम लोगों ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसका, आपका प्रोमिसरी नोट का। अब यहां पर ये एक इनफॉर्मल और सेमी इनफॉर्मल लोन है, यानी कि एक तरीके का ये लोन ही है जहां पर पैसे का भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। जरूरी नहीं कि कोई प्रोडक्ट ही खरीदो तो ही प्रोमिसरी नोट आप इशू कर सकते हो। द अमाउंट कैन बी ऑल्सो लाइक, मान लीजिए कि मुझे पैसे की जरूरत है, 20,000 रुपए की जरूरत है, एंड आई एम गोइंग टू टेक दैट 20,000 रुपीज फ्रॉम माई फ्रेंड, ठीक है? सो आई कैन डू वन थिंग कि लाइक मान लो कि वो मेरा फ्रेंड तो है बट ही वांट सम प्रूफ फ्रॉम मी, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट आई कैन डू, आई कैन इशू द प्रोमिसरी नोट, एंड उसमें मैं प्रोमिसरी नोट तो अपने ऑन डिमांड और यूजेंस के हिसाब से, लमसम के हिसाब से, हर तरीके की सुविधा, फ्लेक्सिबिलिटी आपके प्रोमिसरी नोट में अवेलेबल है। यानी कि अगर मैं चाहूं, अगर उसने बोला कि देखो शिल्पी अभी तो तुम ले जाओ 20,000 रुपए, लेकिन बाद में मुझे प्रोमिसरी नोट जो है ना इशू कर देना जब मैं बोलूंगा। मैंने बोला ठीक है। तो 15 दिन के बाद उसका कॉल आया कि अब मुझे तुम प्रोमिसरी नोट दे दो। तो मैंने बोला उसको, मान लो कि मेरे पास 15 दिन में पैसे नहीं आए 20,000 रुपए, तो मैं बोलूंगी कि देखो अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, रुक जाओ। तो वो कहेगा ठीक है चलो और 15 दिन ले लो। तो 1 महीने के बाद जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैंने फिर उसने भी बोला, पर्टिकुलर जो क्रेडिटर उसने बोला कि ठीक है अब मुझे तुम प्रोमिसरी नोट दो। तो मैंने उसको प्रोमिसरी नोट दिया, ठीक है? उसके बाद उसका जब मन करेगा तो फिर वो मेरे पास आएगा वो प्रोमिसरी नोट लेकर के, फिर मैं उसको पैसा दे दूंगी। तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, ठीक है? यूजेंस का बेसिस क्या होगा कि मैं उसमें डेट मेंशन कर दूंगी कि देखो भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है और शायद 1-2 साल तक मेरे पास पैसे ना रहे। तो 2 साल का मैंने उसमें डेट मेंशन कर दिया कि आफ्टर 2 years तुम जो है 2 साल तक में मैं तुम्हें पैसे दूंगा या दूंगी, है ना? तो चलो मैं तो दूंगी वाली हूं, तो चलिए मैं बोलूंगी कि मैं 2 साल के बाद पैसे तुम्हें दूंगी, यानी 2 साल का एक टाइम ले लिया मैंने उससे, उसमें एक मैच्योरिटी डेट मेंशन कर दिया। और अब मुझे ये भी चीज है, मुझे ये भी कंफ्यूजन है। अब यहाँ पर टाइप्स में आपके 2 टाइप्स हैं, एक लिख लीजिए ऑन डिमांड, ऑन डिमांड, ऑन डिमांड लिखिए। नेक्स्ट लिखिए ऑन यूजेंस, USANCE, ऑन यूजेंस। टाइप्स में लिखवा रही हूं, टाइप्स ऑफ प्रोमिसरी नोट में। पहला लिखिए ऑन डिमांड, सेकेंड लिखिए ऑन यूजेंस, USANCE, ऑन यूजेंस,
थर्ड लिखिए, अभी और भी टाइप्स है, थर्ड लिखिए पेबल इन इंस्टॉलमेंट, पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स और लमसम, LUMPSUM, ऑन लमसम, लिख लिया, ऑन डिमांड, ऑन यूजेंस, ऑन इंस्टॉलमेंट, ऑन लमसम, ठीक है। अब यहां पर क्या चीजें हैं, डिमांड और यूजेंस तो क्लियर हो गया, एक फ्यूचर, एक तो डेट से रिलेटेड है, डिमांड और यूजेंस डेट से रिलेटेड है। सेकंड है कि आप पेमेंट किस तरीके से करोगे, हाउ यू विल मेक पेमेंट। तो मेरे पास अगर मैंने 20,000 रुपए लिया तो हो सकता है, मुझे पता है मैं 20,000 रुपए एक साथ नहीं दे पाऊंगी, तो मैंने अपने जो फ्रेंड है उसको कहा कि मैं तुम्हें 4 बार इंस्टॉलमेंट में 5-5 हजार रुपए करके दूंगी। तो दैट आई विल मेंशन ऑन द प्रोमिसरी नोट दैट आई विल पे यू 5,000 रुपीज इन 4 इंस्टॉलमेंट विद इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। यानी उसमें जो मैंने डेट मेंशन कर सकती हूँ कि भाई 2 साल में तुम्हें 4 बार करके मैं पैसे दूंगी, तो वो मेरे से लमसम डिमांड नहीं करेगा कि एक साथ 20,000 दो, उसमें मैंने मेंशन कर दिया है कि 4 बार में 5-5 हजार दूंगी। तो हो सकता है कि 2 साल का डेट भी ले लिया हो मैंने, और मैंने यहाँ से 2023 का मैंने डेट लिया हुआ हो अक्टूबर का, तो मैं हो सकता है कि 2022 में हो सकता है 5,000 रुपए दे दूं उसको, 2022 के नवंबर में दे दूं, 2022 के दिसंबर में दे दूं 5,000, और हो सकता है कि जून के 2023 में दे दूं 5,000, और हो सकता है सितंबर में दे दूं उसको 5,000 2023 के। तो लाइक दिस इंस्टॉलमेंट वाला भी ऑप्शंस अवेलेबल है प्रोमिशनरी नोट में, आप मेंशन कर सकते हो। आई बात समझ में। और अगर आपको लगता है नहीं मैं एक बार में पूरा पैसा दे सकता हूं या दे सकती हूं, तो आई विल मेंशन द लमसम एज वेल कि 20,000 रुपीज आई विल पे यू ऑन वन टाइम, मैंने एक टाइम पर ही मैं पूरे पैसे आपको दे दूंगी, 20,000 रुपए। क्लियर हुआ, समझ में आया सबको। ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास के टाइप्स थे। अब इसमें पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व होगा, तो देखो डेटर को हम कहते हैं क्या, ड्रॉवर। ड्रॉवर क्यों कहेंगे, क्योंकि वो प्रोमिसरी नोट को बनाएगा, ठीक है। और ड्रॉई कौन होगा, आपका क्रेडिटर। तो यहाँ पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व होंगे प्रोमिसरी नोट में, कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व होंगे, तो आपका ड्रॉवर होगा, पेयर होगा यानी जो पैसा पे करेगा, डेटर होगा, मेकर होगा, ये सब एक ही पर्सन है, ठीक है। इसके वेरियस नेम है, ड्रॉवर, पेयर, डेटर, मेकर, प्रॉमिसर, इशूअर। समझ में आई बात। ये सब एक ही पर्सन है जिसने पैसा लिया है, ठीक है, यानी जिसने प्रोडक्ट खरीदा और जो प्रोमिसरी नोट इशू करेगा। तो इसके यहां पर 6 नेम्स हैं, ड्रॉवर, पेयर, डेटर, मेकर, इशूअर, प्रॉमिसर। लिख लिया सबने, एवरीवन, ऑनलाइन क्लास सबने लिख लिया। मैम मेकर के बाद कीजिएगा, ड्रॉवर, पेयर, ये सारे पार्टीज जो इन्वॉल्व होंगे उसमें एक ही का नाम इतना सारा है, मैं वही बता रही हूँ, ड्रॉवर, पेयर, डेटर, मेकर, प्रॉमिसर, इशूअर, जो इशू कर रहा है, जो ड्रॉ कर रहा है, जो बना रहा है, जो उधार ले रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है। आई बात समझ में। सेकेंड पार्टी कौन होगा इसमें इन्वॉल्व, ड्रॉवी। ड्रॉई यानी कि जो पैसा लेगा, जो मतलब जिसने उधार दिया हो और जो पैसा वापस लेगा, ड्रॉई। पेई, लेंडर, ठीक है, जिसने पैसा दिया हो, जिसने सामान दिया हो उधार पे, लेंडर। प्रॉमिसी, जिसने प्रॉमिस को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्टर। ड्रॉवी, पेई, लेंडर, प्रॉमिसी, एक्सेप्टर, प्रॉमिसी, एक्सेप्टर, ठीक है। और थर्ड पार्टी इसमें कौन होगा, इंडोर्सी। इंडोर्सी, ENDORSEE,
SEE, इंडोर्सी, जिसको हम थर्ड पार्टी भी कहते हैं, इंडोर्सी, इंडोर्सी। ठीक है, तो ड्रॉई कैन फेवर और इंडोर्स द इंस्ट्रूमेंट इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी हु विल रिसीव द मनी, यानी कि जो पैसा लेगा उसके नाम पे जो थर्ड पार्टी है उसके नाम पर भी इशू कर सकता है प्रॉमिसरी नोट, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर, यानी जिससे फाइनली आपने उधार लिया था उसके कंसेंट से यू कैन ट्रांसफर इट टू थर्ड पार्टी। यस अभिजीत? मैम कोई ऐसा होगा तब कि डेप्टर जो पैसा देगा ना, इसका अगर दूसरा कोई पैसा दिया था, क्या जो डेटर है वो कोई और हो, ये बोल रहे हो ना? हाँ, तो वो Yes, पॉसिबिलिटी है, वो भी पॉसिबिलिटी है। थर्ड पार्टी जो है वो अगर आपका इस तरफ से डेटर की तरफ से अगर वो प्रॉमिसरी नोट देगा तो माना जाएगा, लेकिन तुम एक सेंस लगाओ जरा, पैसा उधार तुमने लिया है ना, मान लो पैसा तुमने उधार लिया, तो तुम्हारा फ्रेंड उसके बदले पैसा देने के लिए रेडी नहीं होगा। एक्चुअल में लीगली ये एक राइट वे नहीं होगा, एक राइट तरीका नहीं होगा। हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बदले पैसा देने के लिए रेडी हो जाए, लेकिन फाइनली जो उसमें साइन होगा वो उसी पर्सन का होगा जिसने उधार लिया हो। आई बात समझ में अभिजीत? यस मैम। साइन में भी हो सकता है कि तुम पैसा का अरेंजमेंट कहीं और से करो या फिर तुम्हारी फैमिली दे, चाहे तुम्हारी फ्रेंड दे, लेकिन प्रॉमिसरी नोट इशू तुम ही करोगे क्योंकि उधार तुमने लिया है, उसमें साइन तुम्हारा है। कल को तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम फंसोगे, तो तीसरा चौथा कोई पर्सन नहीं फंसेगा। आ रही बात समझ में? प्रॉमिसरी नोट कैन बी इशूड ओनली बाय द डेटर हु टुक द लोन और हु बेसिकली टुक एनीथिंग इन, बोल सकते हैं एज अ लोन, और उधार पे क्रेडिट पे जिसने भी लिया। क्लियर हो गई बात? लेकिन पार्टी, थर्ड पार्टी को तुम पैसा तो तभी दे रहे हो ना जब क्रेडिटर खुद कह रहा है कि हमको नहीं चाहिए पैसा, तुम मेरे इसको दे दो। क्लियर हो गई बात? वो भी डिपेंड करता है क्रेडिटर पे कि भाई जिसने तुम्हें उधार दिया, जिसका पैसा बकाया है तुम्हारे पास, अपनी मर्जी से तुम थर्ड पार्टी को तुम भी इशू नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो था इंडोर्सी। इंडोर्सी का मतलब होता है ड्रॉई कैन बेसिकली इंडोर्स द इंस्ट्रूमेंट, यानी दे सकता है इंस्ट्रूमेंट, इंडोर्स द इंस्ट्रूमेंट इन द फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, हु विल रिसीव द मनी, यानी कि जो पैसा रिसीव करेगा जो थर्ड पार्टी, उसके नाम पे भी यू कैन ड्रॉ द बेसिकली प्रॉमिसरी नोट। तो इसको कहते हैं इंडोर्सी। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट अगर हम आगे बढ़े तो बेसिकली यहां पर एक मिनट, नेक्स्ट है आपका कुछ प्रॉमिसरी नोट का इलुस्ट्रेशंस है। प्रॉमिसरी नोट का कुछ इलुस्ट्रेशंस है और वो इलुस्ट्रेशंस कुछ कंडीशंस को डिफाइन करता है आपका। ठीक है, और क्या क्या चीजें आपकी प्रॉमिसरी नोट में मेंशन होगा वो भी चीजें मैं अभी आपको बेसिकली डायग्राम भी दिखाऊंगी कि प्रॉमिसरी नोट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो उसको कैसे बनाते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है, आई थिंक पर क्या क्या लिखना है, ठीक है, कहाँ साइन करना है, कहाँ स्टैंप लगाना है, नाम कैसे मेंशन करना है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट का मैं आपको वो दिखाऊंगी फॉर्मेट। क्लियर है? अब अगर अभी भी तुम लोग देखना चाहते हो तो आई कैन शो यू लाइक हाउ द प्रॉमिसरी नोट इज वर्किंग। तो दिस इज द बेसिकली प्रॉमिसरी नोट। ये देखिए, दिख रहा है? विजिबल है? विजिबल नहीं है? कोई बात नहीं, आई विल सेंड इट कल नेक्स्ट। तो प्रॉमिसरी नोट के कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो प्रॉमिसरी नोट कहता है कि भाई उसमें जो आप नाम या फिर जो चीज मेंशन करना है दैट शुड बी क्लियर, वो क्लियर होना चाहिए, कोई भी चीज हिडन नहीं होना चाहिए, यानी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई लिखा होता है आई प्रॉमिस, अगर प्रॉमिसरी नोट में लिखा किसी ने आई प्रॉमिस टू पे बी, ठीक है, आई प्रॉमिस टू पे बी, बी यानी कोई पार्टी जो क्रेडिटर है बी, और ऑर्डर ₹50,000, यानी कहने का मतलब यह है कि आई जो है वो प्रॉमिस कर रहा है बी को
कि भाई मैं उसके पैसे दूंगा और वो कितने रुपए का ऑर्डर है, 50,000 रुपए का ऑर्डर है, तो इस टाइप के अगर स्टेटमेंट यूज है प्रॉमिसरी नोट में तो दैट इज करेक्ट वन। ये क्या है आपका, करेक्ट है, सही है। अगर दूसरा लिखा होता है आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड, इंडेप्टेड यानी कि मैं उधार में हूं, इंडेप्टेड टू बी और किसके उधार में हूं, बी के उधार पे हूं, और कितने रुपए का उधार है, ₹1 लाख, ठीक है। टू बी पेड, टू बी पेड का मतलब है जिसको पे किया जाएगा, टू बी पेड ऑन डिमांड यानी कि डिमांड पे किया जाएगा, ठीक है। फॉर वैल्यू रिसीव्ड यानी 1 लाख रुपए का मैंने कुछ सामान लिया था पहले और अब मैं उस पैसे के उधार पे हूं और बी को मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोमिसरी नोट। आ रही है बात समझ में? लेकिन वही, ध्यान दीजिएगा, लेकिन वही अगर कंडीशन लगे कि मिस्टर बी आई ओ यू, ठीक है, ₹1 लाख। मिस्टर बी आई ओ यू का मतलब होता है OWE, शॉर्टकट में है IOWEOU, YOU का शॉर्टकट है IOU, ठीक है। सो मिस्टर बी कह रहा है कि आई ओ यू ₹1 लाख, लेकिन क्यों 1 लाख रुपीज, कब आपने डेप्ट लिया? अगर आपने इसको कुछ भी मेंशन नहीं किया, सिर्फ IOU, सिर्फ मैं 1 लाख रुपए का उधार पे हूं, क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा, क्या वैल्यू है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। अब नेक्स्ट कंडीशन अगर आता है, ये सारे जो मैंने आप लोगों को याद है अभी एक लाइन यूज किया था, उसमें डेफिनेशन में क्या था वो लाइन, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, एग्जैक्टली, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। तो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग यही है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनना, ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का पॉइंट है। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹50,000 ऑन D's डेथ प्रोवाइडेड D लीव्स मी इनफ टू पे दैट सम। यानी कि आपने प्रोमिसरी नोट में कंडीशन लगा दिया, जहां कंडीशन लगा वो प्रोमिसरी नोट गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? क्योंकि जो कंडीशन आप लगा रहे हो वो कंडीशन कब फुलफिल होगा उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। जैसे यहां पर बोला जा रहा है कि मैं बी को 50,000 रुपए दूंगा, लेकिन डी के डेथ होने पर, अब डी कब मरेगा क्या पता, डी के डेथ पर मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, और वो भी तब दूंगा कि डी मरने के बाद मेरे लिए उतना पैसा छोड़ के जाए। वाओ, अगर ऐसा कंडीशन लगेगा तो दैट इज इनवैलिड प्रोमिसरी नोट, बिकॉज व्हेन डी इज गोइंग टू डाई नो वन नोज अबाउट इट एंड व्हाट इज हिज और हर प्रॉपर्टी उसके बारे में भी पता नहीं है। तो ऐसे प्रोमिसरी नोट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब एक और कंडीशन लगता है कि आई प्रॉमिस टू पे ₹5,000 या 50,000 टू डिलीवर हिम टू द ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी नेक्स्ट। यानी कि मैं पैसा 50,000 रुपए बी को तब दूंगा जब मेरे घर में काला घोड़ा को डिलीवर किया जाएगा 1 जनवरी को, लेकिन ईयर इज नॉट मेंशन, यानी कौन से साल के 1 जनवरी को दैट इज नॉट मेंशन, और ब्लैक हॉर्स को कब डिलीवर किया जाए वो भी कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, तो दैट प्रोमिसरी नोट विल बी रॉन्ग। आई बात समझ में? सो द लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन द स्टेटमेंट विच इज यूज्ड इन द प्रोमिसरी नोट दैट शुड बी क्लियर। वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब प्रोमिसरी नोट कैसा होता है, इसके जो टाइप्स और जो भी लिखने का काम बचा हुआ है, वील कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। किसी को भी कुछ पूछना है जो समझ ना आया हो अभी तक, और खैर ये जो तो इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यस पीयूष। मैम टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेकंड पॉइंट नहीं समझ। यूजेंस, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेंस। यस मैम। यूजेंस के बगल में लिख लो फ्यूचर डेट, यानी कि अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने इशू किया और उसमें फ्यूचर डेट डाल दिया, यानी कि आपने 2 साल का एक तरीके से समय ले लिया कि भाई 2 साल तक में मैं आपको पैसे दे दूंगा,
बीच में भी दे सकता है पैसा, 2 साल कंप्लीट होने के 2 दिन पहले भी पैसा दे सकता है, 1 घंटे पहले भी पैसा दे सकता है। आई बात समझ में? एक 2 साल का एक समय पीरियड ले लेना। जैसे मान लो पीयूष तुमने अभिषेक से 20,000 रुपए लिए, है ना, मान लेना इस चीज को, ठीक है। अब अभिषेक कहेगा कि 20,000 रुपए ऐसे तो दूंगा नहीं, चलो तुम इसके लिए प्रोमिसरी नोट दे दो। तो तुमने डेट उसमें मेंशन कर दिया 2 साल बाद का, यानी 2023 का मेंशन कर दिया डेट कि 2023 तक में मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है। मैच्योरिटी डेट तुमने 2 साल का डाल दिया, तो उसको कहते हैं फ्यूचर डेट वाला प्रोमिसरी नोट, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ यूजेंस। इसको यूजेंस के बेसिस पे, यानी कि उसको फ्यूचर में जाकर के उस प्रोमिसरी नोट को यूज किया जा सकता है मैच्योरिटी डेट तक। आई बात समझ में पीयूष? यस। चलिए, किसी को कोई डाउट या समझ ना आया हो? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फिर से एक बार रिवीजन करते हुए बिल ऑफ एक्सचेंज को कंप्लीट करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।